नोएडा में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा में बैंक्वेट हॉल में लगी है भीषण आग। नोएडा के सेक्टर 74 में आग लगी है और हादसे में इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। ये देखिए नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 74 में एक बैंक्वेट हॉल में बताया जा रहा है कि भीषण आग लग गई है और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इलेक्ट्रीशियन बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई। और देखिए इस पर लाइव अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी अंशुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। अंशुमन, इस वक्त वहां के क्या हालात हैं? एक व्यक्ति की मौत भी गई है इस अगलगी की घटना में। क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? अंजलि, आपको बता दूं, ये नोएडा के सेक्टर 74 में बने लोटस ग्लैंडर बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी थी। फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे अभी भी दमकल के जो कर्मचारी हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल कर्मचारियों के सामने दिक्कत इस बात की आ रही है कि क्योंकि पूरा बैंक्वेट हॉल लकड़ी और फोम का बना हुआ है तो लिहाजा रहकर इसमें आग दोबारा लग रही है। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू तो पा लिया है, लेकिन उसकी कूलिंग का काम फिलहाल चल रहा है। जो अंदर सर्चिंग में पता चला कि अंदर एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम परविंदर है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसी बैंक्वेट हॉल के जस्ट बगल में पिछले साल भी आग लगी थी और इस बैंक्वेट हॉल को एनओसी मिली थी या नहीं मिली थी, इन सभी कारणों का इन सभी चीज़ों का जांच किया जा रहा है। फिलहाल आग पर लगातार दमकल कर्मचारी काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 15 गाड़ियां यहां पे दमकल की मौके पर पहुंची हैं और आग पर अभी फिलहाल काबू पाने करने का प्रयास किया जा रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल, तो अंशुमन हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 74 में एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी है और अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मी जो हैं वो मौके पर मौजूद है क्योंकि पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया। शुक्रिया आपका अंशुमन पूरी अपडेट के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काटा। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों का समीकरण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद भी एमपी और महायुति में कई सीटों पर कंफ्यूजन बरकरार है। नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद ये बात भी सामने आई है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी 8, कांग्रेस ने 5 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। एनसीपी अजित पवार गुट और शरद गुट ने 2-2 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 2 विधायकों, सभी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवारों की सही संख्या भी पता नहीं लग पा रही है। कई जगह 2-2 उम्मीदवारों को उतारा गया है। नामांकन खत्म होने के बाद महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा 152 सीटें चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपने खाते से 4 सीट अपने छोटे सहयोगियों को दी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट के 52 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस आंकड़े को अगर जोड़े तो 289 सीट तक पहुँच जाता है। विधानसभा में कुल सीट 288 है और चुनावी मैदान में 289 उम्मीदवार। ऐसा ही हाल महाविकास आघाड़ी में भी है। महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 89, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के 87 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। 13 सीटें सहयोगी दलों को दी गई है, यानी कुल मिलाकर एमवी ने 291 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दरअसल 3 सीटों पर इसी गठबंधन के दल आमने सामने आ गए हैं, इसलिए 288 का आंकड़ा 291 पर पहुंच गया है। इस आंकड़े से साफ है कि एमवी और महायुति के कुछ सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। खबर ये भी है कि महाविकास आघाड़ी में 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, जहां गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने मैदान में डटे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र एनडीए में नवाब मलिक पर घमासान मचा हुआ। नवाब मलिक को अजित गुट ने मानखुर्द शिवाजी नगर से मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने मलिक से दूरी बना रखी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन अजित पवार गुट ने बड़ा दाव खेलते हुए नवाब मलिक को मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अजित पवार के साथ खड़ा रहूंगा। पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। अजित पवार संकट के समय मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अजित पवार के साथ खड़ा रहूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने साफ कहा है कि वो प्रचार नहीं करेगी। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या
सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत. विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे. नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए में भी तकरार है. सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष और सीपीएम गठबंधन के 6 उम्मीदवार के खिलाफ ही मैदान में है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब भी कई सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है. इंडिया गठबंधन के कई दल महाविकास आघाड़ी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. महाराष्ट्र की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष और सीपीएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. समाजवादी पार्टी की ओर से भिवंडी पूर्व सीट से रईस शेख और मानखुर्द से अबू आजमी घोटारा है. शेतकरी कामगार पक्ष ने पेन सीट से अतुल महात्रे और अलीबाग से चित्रलेखा पाटिल को टिकट दिया है. सीपीएम ने कालवन सीट से जीवा पाडू गावित और डाहडू सीट से विनोद निकोले को मैदान में उतारा है. और अब बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की. पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान वो राज्य को क्या क्या सौगात देने वाले हैं, 60 सेकंड्स में देखिए रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं. दिवाली पर गुजरात की जनता को अरबों की सौगात देंगे. नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे एकता नगर में 280 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके बाद वो शाम 6 बजे 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारियों को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर दिवाली के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे. वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि देंगे. पीएम मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड देखेंगे. इस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़े शामिल होंगी. इस कार्यक्रम में हमारे वायुवीर फ्लाई पास्ट भी करेंगे. सैनिक के अलावा स्कूली बच्चे भी वारा पाइप बैंड शो करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर पूरी तैयारी की गई है. जहां जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम होंगे वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. और अगली खबर वक्फ बिल पर जारी सियासी घमासान की है. दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को जेपीसी की मीटिंग में बुलाने पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं. कल बैठक के दौरान हंगामा क्यों हुआ, रिपोर्ट दिखाते हैं. वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी की कई दौर की बैठक हो चुकी है. ज्यादातर बैठकों में हंगामा ही हुआ है. मंगलवार को मीटिंग के दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा और नारेबाजी की. ये हंगामा तब हुआ जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ जेपीसी में अपनी बात रख रहे थे. दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन के लिए अंदर पहुंचे. तभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को बुलाने को अवैध बताया. जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि अपनी बात रखते रहे, विपक्षी सांसद चेयरमैन के आसन के पास नारेबाजी करते रहे. विपक्षी सदस्यों का कहना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक मुस्लिम नहीं है और कानून के अनुसार गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में नहीं होना चाहिए. जिस पर बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक हिंदू प्रशासक की नियुक्ति की थी. हंगामे के बीच जेपीसी के सामने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक और टीम ने करीब 1 घंटे तक अपनी बात रखी. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन किया. साथ ही दिल्ली में वक्फ का संपत्तियों पर अवैध कब्जे के बारे में भी कमेटी को बताया. दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के दौरान ही विपक्षी सांसदों ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल से मांग की कि इस मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए. जेपीसी चेयरमैन ने विपक्षी सदस्यों की ये मांग मान ली. अब जेपीसी की अगली बैठक में दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा. इससे पहले सोमवार को भी विपक्षी सांसदों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को बुलाने का विरोध करते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया था. और अगली खबर चुनावी राज्य झारखंड से है, जहां शराब घोटाले में ईडी के समन पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है. झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने छापेमारी की है. शराब घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईडी ने छापा मारा है. ईडी ने शराब घोटाला केस में आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई अधिकारियों पर शिकंजा कस लिया है. बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम पर प्रहार किया है. 5 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार को देख करके झारखंड की जनता तंग आ चुकी है. 5 वर्षों तक दलाल और बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों के हाथों में झारखंड की सत्ता रही है.
और अब खबर आरएसएस की बैठक से जुड़ी हुई जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होने वाली है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। बैठक अहम क्यों है और इसका एजेंडा क्या है, ये रिपोर्ट में दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। भागवत 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले संगठन के प्रचारकों के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। भागवत यहां इस दौरान सरस्वती शिशु मंदिर में ठहरेंगे। इस शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ग्वालियर में 5 दिनों तक होने वाले प्रशिक्षण शिविर में पूरे देश से आरएसएस के 31 अनुषंगिक संगठनों के 554 संघ प्रचारक हिस्सा लेंगे। इस कैंप का उद्देश्य तमाम संगठनों में काम करने वाले प्रचारकों के कौशल और कार्य प्रणाली को बढ़ाना है। कई सत्र आयोजित किए जाएंगे जिसमें कौशल विकास जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया जाएगा। मजदूर किसान के विकास पर भी चर्चा होगी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मामले पर भी बात हो सकती है। ग्रामीण, वनवासी और शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों पर मंथन हो सकता है। आरएसएस हर 4 से 5 साल में यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित करता है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कई कमेटियों का गठन किया है। कमेटी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए पार्टी हाईकमान ने कई कमेटियां गठित की हैं। मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति, अनुशासन समिति, परिसीमन समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ समेत 25 सदस्य शामिल हैं। वहीं राजेंद्र सिंह को अनुशासन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। सुरेंद्र चौधरी, शेख हलीम और दिलीप गुर्जर को सदस्य बनाया है। और कल फिर 100 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए विमानन कंपनियों को धमकियां दी जा रही है। देखते हैं रिपोर्ट। देश में विमानों को धमकियां देने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सोशल मीडिया से भारतीय एयरलाइंस को धमकियां मिल रही हैं, जिससे एयरलाइंस कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को 100 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया के करीब 36 उड़ानों, इंडिगो के करीब 35 उड़ानों को धमकी मिली। इसके साथ ही विस्तारा के 32 उड़ानों को ऐसी धमकियां मिली हैं। विमान कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया के जरिए कई उड़ानों को धमकियां मिली। एयरलाइंस कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि धमकियां मिलने के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट किया गया और सुरक्षा नियमों का पालन किया गया। इससे पहले सोमवार को भी इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा को धमकियां मिली थी और वो जांच के बाद अफवाह साबित हुई। एयरलाइंस कंपनी को मिल रही फर्जी धमकियों के बीच आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया को ज्यादा सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी धमकियां मिलने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई करे और उसे हटा दें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमानन कंपनियों को मिल रही धमकियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रहा है। 2 दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा था कि केंद्र सरकार उन अपराधियों के विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है जो बम की झूठी धमकी देकर डर फैला रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 16 दिनों में 510 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऐसी धमकियां मिली हैं जो बाद में अफवाह निकली। इसमें ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आतंकी को लेकर सेना ने क्या खुलासा किया, देखिए रिपोर्ट। सेना ने त्योहार के मौके पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। दीपावली में आतंकी घाटी में खूनी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आतंकी की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। अखनूर मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। सेना ने M4 राइफल, AK-47, हैंड ग्रेनेड, खाने पीने का सामान जब्त किया है। सेना ने ग्रेनेड के साथ एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को सेना ने कैसे अंजाम दिया, बता रहे हैं मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव। हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से JKP का वहाँ पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें। मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि सीमा पर लॉन्च पैड पर 50 से 60 आतंकी सक्रिय हैं।
और अब वक्त तो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की खबरों से। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी के वडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस में होंगे शामिल। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे पीएम मोदी, सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर शपथ दिलाएंगे पीएम। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस होगी शामिल। एकता दिवस से पहले प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे पीएम। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रोड मैप होगा विषय। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अब तक 7,995 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 10,900 से ज्यादा नामांकन पत्र हुए दाखिल। महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस ने काटे सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट। बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 5 विधायकों के टिकट काटे हैं। अजित और शरद गुट ने मौजूदा 2-2 विधायकों के काटे टिकट। शिंदे गुट ने भी 2 विधायकों को छोड़कर सभी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के बीच होगी फ्रेंडली फाइट। मीरज, संगोला, पंढरपुर सीट पर नहीं बनी बात। मुंबई की हॉट सीट बनी वर्ली। उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा और एमएनएस से संदीप देशपांडे चुनावी मैदान में। वर्ली से शिंदे गुट के प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा का बयान, किसी से निजी लड़ाई नहीं, जनता को मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। वर्ली से उद्धव गुट के प्रत्याशी आदित्य ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र आने वाली कंपनियां गुजरात ले जाई गई, हमारा हक दूसरों को दिया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार मुंबई को लूटने का काम कर रही है। मुंबई की आर्थिक ताकत यहां की जनता है। भिवंडी सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी वारिस पठान ने दाखिल किया नामांकन। कहा, महाविकास आघाड़ी से लड़ना चाहता था चुनाव, कई कोशिशों के बाद भी नहीं हुआ संपर्क। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने दाखिल किया नामांकन। कहा, सांतनवाड़ी के लोग मेरे परिवार की तरह। केसरकर के नामांकन में शामिल हुए नारायण राणे बोले, सिंधुदुर्ग जिले में हमने 35 साल तक किया काम, तीनों सीट पर जीत हासिल करेंगे। लातूर से बीजेपी उम्मीदवार अर्चना पाटिल का बयान, मुझे अपनी जीत पर पूरा भरोसा, लातूर की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, इसे दूर करूंगी। बहू के चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल, 55 साल तक कांग्रेस में रहा, पार्टी ने बिना मांगे सब कुछ दिया। एसपी के चुनाव लड़ने पर बोले, अबू आजमी, हमारी पार्टी लगातार कर रही है विकास, नासिक की तरह भिवंडी को चमकाना चाहते हैं। शरद गुट के नेता हर्षवर्धन पाटिल का बयान, महाराष्ट्र में 3 तारीख के बाद सब क्लियर हो जाएगा, लोगों को महाविकास आघाड़ी में भारी विश्वास। एनसीपी प्रत्याशी नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी बीजेपी। आशीष शेलार ने कहा, दाऊद से जुड़े शख्स को बढ़ावा नहीं देंगे, अजित गुट ने बनाया है प्रत्याशी। झारखंड में दिवाली बाद चुनाव प्रचार शुरू करेगी बीजेपी। हेमंत विश्व शर्मा ने दी जानकारी, बोले पीएम मोदी 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, झारखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी, प्रदेश में बनेगी एनडीए की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जनता हेमंत सरकार से तंग आ चुकी है, 5 साल तक भ्रष्ट अफसरों के हाथ में रही झारखंड की सत्ता। झारखंड से बीजेपी प्रत्याशी गमलियाल हेम्ब्रोम का बयान, शिक्षा, पेयजल और सड़कों को सुधारेंगे। झारखंड चुनाव के लिए 443 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। तेजस्वी यादव का बयान, झारखंड में एक तरफा माहौल, महागठबंधन की सरकार बनना तय है, बीजेपी यहां खंड खंड हुई। जेपीसी की बैठक में लगातार दूसरे दिन भी हुआ हंगामा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के पहुंचते ही विपक्षी दलों ने किया हंगामा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स का बयान, वक्फ संशोधन बिल समय की जरूरत, गरीबों के हक के लिए संशोधन जरूरी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान, वक्फ से जुड़े नोटिस के लिए किसान को नहीं किया जाएगा बेदखल, किसानों को जारी नोटिस वापस देंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के सहयोगी पर ईडी की छापेमारी। मैसूरू में राकेश पप्पा के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। ट्रेन में यात्रियों की परेशानी पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, बालासोर से बांद्रा तक रेलवे व्यवस्था टूट रही, यात्रियों की कोई सुनने वाला नहीं। मध्य प्रदेश दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर में प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल, 5 दिन तक चलेगा शिविर। बुजुर्गों की आयुष्मान योजना को लेकर बोले मनोज तिवारी, दिल्ली और बंगाल सरकार बुजुर्गों का इलाज रोक रही है, जनता को इनका हिसाब करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा का दिल्ली सरकार पर बयान, जनता की आवाज से सुने आप, बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दें। आयुष्मान वंदन कार्ड पर प्रताप राव जाधव का बयान, बुजुर्गों की पीड़ा देख योजना लाए पीएम मोदी, लाखों लोगों को फायदा होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान, बोले मैंने बाहर की समस्याएं सुननी बंद कर दी, आप सीएम के पास जाओ। दिल्ली में पटाखों को बैन करने पर गोपाल राय ने की बैठक, दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी के अधिकारी हुए शामिल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, बीजेपी में सरदार पटेल की सोच का 1% भी नहीं, बीजेपी एकता की बात नहीं करती। स्पेन में भीषण बाढ़ से हालात बेकाबू, सैलाब में बही गाड़ियां, चारों तरफ तबाही का मंजर। इजराइल के लेबनान के सईदा में विध्वंसक बमबारी, हमले के बाद हुआ धमाका, आसमान में उठे आग के शोले। रूस ने शुरू किया परमाणु युद्धाभ्यास, पुतिन ने रूसी न्यूक्लियर फोर्स को दिया युद्धाभ्यास का आदेश।
रूस ने लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलों से किया युद्धाभ्यास, यार्ड्स और सनेवा बैलिस्टिक मिसाइलों से की वॉर ड्रिल। रूसी एक्सरसाइज से नाटो में खलबली, नाटो के कई देशों ने अमेरिका से की बात। पाकिस्तान और रूस आ रहे नजदीक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। उत्तरी गाजा में इजरायली हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, गोलाबारी में 5 मंजिला इमारत भी तबाह। लेबनान के सिडोन में हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल, इजरायली बमबारी में 9 से ज्यादा लोगों की मौत। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह प्रमुख नियुक्त, इजरायल रक्षा मंत्री का नईम के लिए ट्वीट, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इजरायल की सीरिया के राष्ट्रपति को धमकी, कहा हिजबुल्लाह का समर्थन तो जाएगी बशर की कुर्सी, इजरायल की बशर सरकार गिराने की धमकी। उत्तरी गाजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 70 फिलिस्तीनियों की मौत। रूसी हमले में तबाह हुआ खार्किव में यूक्रेनी फोर्स का हेडक्वार्टर, रूस ने ग्लाइड बॉम्ब से किया पिन पॉइंट अटैक। रूस ने 82 मिसाइलों से कीव पर किया हमला, खार्किव में भी दागी 60 से ज्यादा मिसाइलें, कीव में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान। यूक्रेन का रूस पर MLRS से भीषण हमला, यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर की बमबारी। रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री, नाटो चीफ मार्क रूट का सनसनीखेज दावा, रूस में 10,000 किम की सेना। LAC पर डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा, पूर्वी लद्दाख के डेप्सोंग और डेमचौक में पुरानी पोजीशन पर लौटे जवान। यूपी में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की हाजिरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा स्कूलों से शिक्षकों का गायब रहना अभिशाप, अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों से M4 राइफल के साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, ज्यादातर सामान मेड इन पाकिस्तान। अखनूर एनकाउंटर में सेना को AI के इस्तेमाल से जल्द मिले परिणाम, जंगल में घुसने के लिए पहली बार BMP टैंकों का हुआ इस्तेमाल। पंजाब में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, BSF जवानों ने फाजिल्का बॉर्डर पर घुसपैठिए को पकड़ा। दिवाली से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 इनामी नक्सली समेत 19 गिरफ्तार। मंगलवार को 100 से ज्यादा विमानों को मिली धमकियां, 16 दिन में 510 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। आगरा के रामदेव अस्पताल में तीमारदार कर्मचारी में मारपीट, दोनों ओर से फेंके गए स्टूल। यूपी के संभल में EO का पालतू कुत्ता गुम, डॉगी को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा अभियान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक गांव में भीषण आग से अफरा तफरी, आग की चपेट में आए 4 घर, भारी नुकसान। नोएडा के सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में सिपाही ने जान देने की कोशिश की, मंगेतर के सामने खुद को गोली मारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठाइयों की दुकान में खाद्य विभाग की रेड, सड़क पर फेंकवाई गई नकली मिठाइयां। MP के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, 6 की हालत गंभीर। पंजाब में पराली जलाने से 219 नए मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या 2356 तक पहुंची। गुरुग्राम स्पीड ब्रेकर में TV9 की खबर का असर, प्रशासन ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर से आगाह रहने वाले लगाए साइन बोर्ड। दिल्ली में शहीद पुलिस कर्मियों के कार्यक्रम, एक शाम शहीदों के नाम में शामिल हुए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। धनतेरस पर पेट्रोल पंप डीलर्स को बड़ा तोहफा, तेल कंपनियों ने कमीशन बढ़ाया। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 6 राज्यों के दुर्गम इलाकों में तेल की कीमतों में आएगी कमी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर CM योगी और गजेंद्र शेखावत ने की समीक्षा बैठक, CM योगी ने कहा भव्य महाकुंभ के लिए तैयार है पूरी टीम। गजेंद्र शेखावत बोले माहकुंभ यूपी के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बड़ा अवसर। CM धामी का उत्तराखंड कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, 2047 तक 10 गुना बढ़ने की संभावना। भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होगा मतंगी, 48 घंटे में किसी भी एरिया को कर सकता है डोमिनेट। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने हजरत निजामुद्दीन में चढ़ाई चादर, दिया एकता का संदेश, बोले धर्मों में कट्टरता खत्म हो। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने निकाली स्वच्छता रैली, बोली स्वच्छता बनाए रखेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। यूपी के अलीगढ़ में महिला कैदियों ने दिखाई कला की चमक, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनाए रंग बिरंगे डिजाइनर लैंप। आज 28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी, दीपोत्सव 2024 की तैयारी पूरी। आज अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, पुष्पक विमान से आएंगे भगवान राम और माता सीता। दिवाली से पहले फूलों और रोशनी से सजी रामनगरी, फूलों से सजाए गए राम मंदिर के गेट। सरयू घाट पर भव्य आरती की रिहर्सल, एक साथ 1100 लोग करेंगे आरती, बनेगा रिकॉर्ड। बीकानेर के एयरफोर्स स्टेशन में जवानों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जवानों के साथ मनाई दिवाली। भोपाल में शिवराज चौहान ने पत्नी के साथ की धनतेरस की खरीदारी, ज्वेलर्स की दुकान से खरीदा चांदी का सिक्का।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरमाड़ा के इस्लाम एरिया में मनाई दिवाली, महिलाओं और बच्चों को बांटे गिफ्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने मनाई पर्यावरण अनुकूल दिवाली, एक साथ जलाए सैकड़ों दिए और मोमबत्तियां। महाराष्ट्र में धनतेरस पर सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़, दिवाली के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी। दिल्ली के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़, दिवाली के लिए जमकर खरीदारी कर रहे दिल्ली वाले। सरयू घाट पर 1100 लोगों के साथ आरती का बनेगा रिकॉर्ड। 28 लाख दियों के रिकॉर्ड की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने शुरू की गिनती। धनतेरस पर दिल्ली के सराय काले खां में लगा भीषण जाम, सड़कों पर रेंगते नजर आया ट्रैफिक। त्योहार के चलते टोल पर बढ़ा वाहनों का दबाव, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू टोल पर लगा भारी ट्रैफिक जाम। धनतेरस पर दिल्ली में महंगा हुआ गोल्ड, सोने की कीमत 300 रुपए बढ़कर 81,400 रुपए प्रति 10 ग्राम। दिल्ली में दिवाली से पहले 19,000 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त, मंत्री गोपाल राय बोले 79 केस भी दर्ज किए गए। शिल्पा शेट्टी के लिंगराज मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद सेवादार और एक अधिकारी को नोटिस। चेन्नई में बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने लोगों को बांटी मिठाइयां, दिवाली के मौके पर बच्चों को दिए पटाखे। हैदराबाद में दिवाली से पहले सजाया गया भाग्यलक्ष्मी मंदिर, लाइटों से जगमगाई इमारत। दिवाली और छठ के लिए 250 स्पेशल ट्रेनें चला रहा रेलवे। वडोदरा में त्योहार के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष तैयारियां की। वृंदावन के यमुना केशी घाट पर विधवा महिलाओं ने बनाई दिवाली, किया दीपदान। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं स्पेन की कुछ तस्वीरों से जो बता रही हैं कि आसमानी आफत ने इस देश में कैसी तबाही मचाई है। पहली तस्वीर बाढ़ से स्पेन के वालेंसिया का हाल बेहाल, सड़कों पर बहता दिखा गाड़ियों का जत्था, पानी का तेज बहाव गाड़ियों को ले गया अपने संग। भारी बारिश के बाद वालेंसिया में रेड अलर्ट। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, स्पेन में लगातार बारिश से भारी नुकसान, कई इलाकों में अचानक बाढ़ से हाहाकार, पानी से ढही स्टोर की छत, मची अफरा तफरी। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, स्पेन के वालेंसिया में भीषण तूफान, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में तूफान ने मचाई तबाही, यात्रा बाधित, कम से कम 7 लोगों के लापता होने की सूचना। और स्पेन में आई बाढ़ से रिहायशी इलाकों में मुश्किलें बढ़ी और रिहायशी इलाकों में कई गाड़ियां बहती नजर आई। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी, कई लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद शहर में सैलाब का विकराल रूप देखने को मिला। Mamma mía, la crecía como viene. ¡Qué puta barbaridad! ¡Qué puta barbaridad! पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, सऊदी अरब में रेत में फूटा पानी का फव्वारा, रेगिस्तान से पानी के झरने का हैरत अंगेज वीडियो।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग है स्पेन से, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी नुकसान की खबर है। वालेंसिया शहर में कई अपार्टमेंट के निचले फ्लोर में पानी घुस गया। शहर में घुसे सैलाब में कई गाड़ियां भी बह गई। बीते कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। स्पेन में विनाशकारी बाढ़ की एक और तस्वीर सामने आई है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कई घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर है। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई भी ठप है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है चीन से, जहां बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। चीन के हवाई में बेमौसम बारिश से लोग हैरान हैं। आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल के बीच ऐसी बर्फबारी नहीं होती। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है स्पेन के अल्मेरिया में। बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद ओलावृष्टि आफत बन गई। ओलावृष्टि से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है चीन के हैनान में। ट्रैमी तूफान का कहर। समंदर से सटे इलाके में तूफान के साथ तेज बारिश। कई इलाकों में जलभराव से परेशानी बढ़ गई है। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आगरा से। आगरा के एक अस्पताल में जमकर मारपीट हुई। तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच मारपीट हुई। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ये हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये मारपीट शुरू हुई। आगरा की तस्वीरें हैं। आगरा के अस्पताल में ये मारपीट तीमारदार और अस्पताल के स्टाफ के बीच। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग पेरू में बढ़ते अपराध को लेकर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हिंसक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा। ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग मैक्सिको में ज्वालामुखी विस्फोट, उठा धुएं का गुबार। सैन पेड्रो बेनेटो में ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीर।
15वीं वीडियो ब्रेकिंग। मैक्सिको में नाइट क्लब की बालकनी गिरी, इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी गिरी। घटना में 3 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। सैन लुइस पोटोसी की यह घटना। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। नाव में बैठी युवती पर सी लॉयन का हमला हुआ है। युवती को खींचकर पानी में ले गया सी लॉयन। साथ ही युवक ने कूदकर जान बचाई है। Oh my God! 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 बाइक चलाते दिखे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। काबुल की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे मुत्तकी। बाइक चलाते हुए अमीर मुत्तकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखे अमेरिका से, जहां सड़कों पर रेस लगाती दिखी 2 गाड़ियां। साइबर ट्रक और लैम्बोर्गिनी कार ने रेस लगाई है। समंदर किनारे चट्टानों के बीच फंसा कछुआ। युवक ने कछुए को चट्टानों के बीच से निकाला। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के गनन में दिखा अद्भुत नजारा। आसमान में उड़ते धूमकेतु की अद्भुत सुंदरता देखने को मिली। फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद किया नजारा।